देखिए, हम लोग जब ऑर्नामेंटल फिशरीज की बात जब करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ये ना समझें कि ऑर्नामेंटल फिशरीज में, जैसे अभी भी कुछ वक्ताओं ने कहा कि हम ऑर्नामेंटल फिशरीज में काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अभी इसका हम ये कह सकते हैं कि इसमें विजिबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब पिछले 20 साल से इसमें काफी विजिबिलिटी भी आ गई है। हम एक बात है कि हम ऑर्नामेंटल फिशरीज की जब हम बात करते हैं, तो हमारे देश में जो ऑर्नामेंटल फिशरीज का जितना भी काम हुआ, हम उसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो ऐसा फेज रहा जब हम उसको कहेंगे कि 2000 तक, सन 2000 तक एक फेज था। 2000 से लेके 2020 तक एक दूसरा फेज था। और 2020 से अब जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के आने के बाद ये एक तीसरा फेज शुरू हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है कि स्वतंत्रता से लेकर 1990 और 2000 तक ऑर्नामेंटल फिशरीज में पूरे देश में एक बहुत धीमी गति से प्रगति हुई। हमारी जो प्रगति थी वो बहुत धीमी थी। और क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ समस्या, डॉक्टर सैनी, कुछ समस्या है क्या? कंटिन्यू रखिए सर, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। तो जो हमारा 1990 से जो स्वतंत्रता से लेकर 2000 साल तक जो हमारा समय था, उसमें हमारी गति जो है ऑर्नामेंटल फिशरीज के विकास की बहुत एक धीमी गति थी। और मुख्य रूप से इसका कारण एक ये भी था कि हमारे जो ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन सेंटर्स हैं कंट्री में, केवल कुछ ही ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन सेंटर थे। मुख्य रूप से कैलकाटा एक मेजर ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन का एक सेंटर था। लेकिन और ओवरऑल ट्रेड अगर हम उसका देखें, उस समय तक हमारा ओवरऑल ट्रेड ऑर्नामेंटल फिशरीज का कुल मिलाकर 55 करोड़ था। लेकिन सन 2000 से लेकर 2020 तक हमने इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति की। और उसका एक कारण ये भी रहा कि अगर आप पहले सोचें, अगर ध्यान करें कि अगर 2000 तक आप ध्यान करें कि देश में रंगीन मछली की कितनी दुकानें थी, एक्वेरियम शॉप कितनी थी। कुछ केवल बड़े बड़े शहरों में एक्वेरियम शॉप हुआ करती थी, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में। लेकिन 2000 के बाद धीरे धीरे हर शहर में जो है एक्वेरियम की दुकानों की संख्या बढ़ने लगी। जैसे जैसे एक्वेरियम की दुकानों की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे लोगों का आकर्षण इसकी तरफ बढ़ने लगा। लोगों को जो इसको एक्वेरियम रखने के लिए जो साजो सामान की जरूरत थी, जो सुविधाओं की जरूरत थी, मछलियों की जरूरत थी, फीड की जरूरत थी, वो एक आसानी से उन लोगों को उपलब्ध होने लगी। जब उपलब्ध होने लगी तो शौक में भी बढ़ोतरी हुई और बहुत सारे लोगों ने उसको एक्वेरियम को रखना शुरू करा। आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम देखें कि हमारा जो वर्तमान जो मार्केट है ऑर्नामेंटल फिशरीज का, जो हमारा डोमेस्टिक ट्रेड है, वो लगभग 555 करोड़ रुपए का है। और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो 7.5 करोड़ रुपए का हम यहाँ से अपने देश से एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अधिकतर जब हम ऑर्नामेंटल फिशरीज की बात होती है, तो अधिकांशतः हम इस बात पर आके रुक जाते हैं कि हमारे देश से एक्सपोर्ट जो है 7.5 करोड़ रुपए का ही होता है। हमारा कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में केवल 1% है और बहुत कम है। लेकिन एक बात की तरफ आप सब लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमको इस बात से बड़ा निराश नहीं होना चाहिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट रेट है वो 7.5 करोड़ रुपए का है। क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट जो है, हमारे देश का जो डोमेस्टिक मार्केट है, वो इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है कि हमारा ट्रेड 555 करोड़ रुपए का है। आज के समय में जो विश्व का ऑर्नामेंटल ट्रेड है वो करीब 3000 करोड़ रुपए का है। विश्व का जो ऑर्नामेंटल फिश का जो ट्रेड है वो करीब 3000 करोड़ रुपए का है। लेकिन हमारे देश का जो पोटेंशियल है, जो डोमेस्टिक ट्रेड का जो पोटेंशियल है, वो हमारा 5000 करोड़ रुपए का है। तो हमेशा मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि हमको एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारा जब डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है, तो हमारा सबसे पहले कर्तव्य ये है कि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को, जहां का पोटेंशियल हमारा 5000 करोड़ रुपए है, और जो हमारे बहुत सारे लोगों को, देखिए आज की तारीख में ये जो ट्रेड है हमारे देश में, करीब 1.25% अर्बन हाउस होल्ड, जो शहरी घर हैं, उसमें लगभग 1.25% लोग एक्वेरियम रखते हैं। और आज हमारे देश में लगभग 6000 एक्वेरियम की दुकानें हैं।
लगभग 6000 एक्वेरियम की दुकानें हैं। लेकिन हमारे को लगभग, अगर हम इस हॉबी को, अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, अगर हम इस हॉबी को 1.25% से अगर हम 5% की तरफ ले जाएं, देखिए विकासशील देशों में, जो विकसित देश हैं, वहां पर एक्वेरियम की हॉबी करीब 10 से 20% तक हाउस होल्ड अपने घरों में एक्वेरियम रखते हैं। लेकिन हमारे देश में यह प्रतिशत बहुत कम है। मैं खाली अर्बन हाउस होल्ड की बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी हम रूरल एरियाज में, हो सकता है कि जब हम रूरल एरियाज में भी पेनिट्रेट करें, वहां भी अगर एक्वेरियम की शॉप खुलेंगी तो वहां से भी बहुत सारे लोग हमारे हॉबिस्ट बनेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमने रूरल एरियाज में पेनिट्रेट नहीं करा है और अभी हम खाली अर्बन एरियाज में ही हमारी एक्वेरियम की शॉप है, तो अगर हम खाली अर्बन हाउस होल्ड को अगर हम ये 1.25% से अगर हम इसको 5% ले जाएं, तो हमारा जो डोमेस्टिक ट्रेड होगा वो करीब 5000 करोड़ रुपए का हमारा डोमेस्टिक ट्रेड होगा। और ये जो सेक्टर है, डायरेक्टली और अनडायरेक्टली करीब 50 लाख लोगों को ये हमारे लाइवलीहुड प्रदान करेगा। अब एक जो बात सबसे, मैंने आपको कहा कि ये 20, अच्छा एक और, इस 20 साल में एक सबसे बड़ी बात क्या हुई, सबसे बड़ा चेंज क्या आया, 2000 तक हमारी सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं थी जिसमें ऑर्नामेंटल फिशरीज को किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए। 2000 तक हमारा जो भी विकास हुआ, इनफैक्ट कहिए कि 2006 तक, 2006 में एमपीडा मैरीन प्रोजेक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा सबसे पहले एक फाइनेंशियल सपोर्ट की स्कीम का 2006 में एक शुरुआत हुई थी। और उसका भी क्या था कि वो जो 2006 में एमपीडा ने जो ऑर्नामेंटल फिशरीज की शुरुआत करी, एक तो ये समझिए कि पहले गवर्नमेंट विभाग, जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की भी ये धारणा थी कि ऑर्नामेंटल फिशरीज डेवलपमेंट का काम खाली कोस्टल एरियाज में ही हो सकता है। तो एमपीडा की जब सबसे शुरुआती स्कीम आई तो उन्होंने 5 राज्यों को उसमें इंक्लूड करा, जो थे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। खाली उन्होंने 5 राज्यों को अपनी स्कीम में इंक्लूड करा। और उसके बाद राजस्थान एक सबसे पहला इनलैंड स्टेट था जिसको कि उसमें इंक्लूड करा गया। उसके लिए मुझे बहुत एफर्ट करने पड़े और उसको 3 साल लगे। जब 2010-11 में उन्होंने 4 साल के बाद राजस्थान को पहली इनलैंड स्टेट को इस स्कीम में इंक्लूड करा। उसके बाद एनएफडीबी की भी बहुत सारी स्कीम आई। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 2006 से लेकर 2020 तक भारत सरकार ने ऑर्नामेंटल फिशरीज को प्रमोट करने के लिए काम करना शुरू किया। और इस समय में 2006 से लेकर 2020 तक, बल्कि इनफैक्ट ये 2006 से लेकर 2015 तक भारत सरकार का कुल योगदान ऑर्नामेंटल फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए खाली 37-38 करोड़ रुपए था। और 2015-16 में एनएफडीबी ने, भारत सरकार ने ऑर्नामेंटल फिशरीज डेवलपमेंट के लिए 62 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया। वो एक दूसरी बात है कि उस 62 करोड़ रुपए में से बहुत सारा जो उसका ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव बहुत सारी स्कीम, जो एक भारत सरकार की एक इच्छा थी, जो एक विजन था कि वो, मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने, हेलो हेलो, कुछ लोगों को अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो। तो वो जो समय था उससे फिर जो है, लेकिन अब जो मैं तीसरा फेज इसलिए बता रहा हूं कि तीसरा फेज एक ऐसा शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्योंकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ऑर्नामेंटल फिशरीज के लिए 576 करोड़ रुपए का एलोकेशन भारत सरकार द्वारा ऑर्नामेंटल फिशरीज डेवलपमेंट के लिए किया गया है। यानी कि ऑर्नामेंटल फिशरीज का एक ये स्वर्णिम युग है। आप देखिए कि 20 साल पहले भारत सरकार का उसमें कुछ योगदान नहीं था। 2006 से लेके 2020 तक करीब 100 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया। और 2020 में भारत सरकार ने जिस कार्य के लिए 576 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है, इसका मतलब डेफिनेटली उस क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास होने वाला है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारे जो भारत सरकार के अभी वर्तमान सेक्रेटरी है, फिशरीज सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव रंजन जी, उनका बड़ा ऑर्नामेंटल फिशरीज के विकास के लिए उनका बहुत बड़ा उनकी इच्छा है और वो बहुत इस सेक्टर को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। और पिछले 20-25 दिनों में हमने इसको एक नेशनल एक्शन प्लान बनाने की बात ऑर्नामेंटल फिशरीज के लिए चल रही है। एक नेशनल एक्शन प्लान ऐसा बनाया जाए जिसमें एक विजन डॉक्यूमेंट हो, जिसमें ये निर्धारित किया जा रहा है कि 5 साल में भारत सरकार ऑर्नामेंटल फिशरीज डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम करेगी।
और पिछले 25 लगभग करीब समझिए कि 20-25 दिन में हमने एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिसमें इस ग्रुप में जो ऑर्नामेंटल फिशरीज से जुड़े हुए हर सेक्टर के लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें फार्मर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, और उसमें हमने हर राज्य से भारत के हर राज्य से उसमें लोग हैं, और हमने उसमें बहुत सारे इश्यूज रेज करके एक काफी उसमें लोगों की हमारे को राय मिली है कि किस तरह से हम इस काम को आगे ले जा सकते हैं। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, और जो आगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो काम करने वाली है वो उसके तहत काम करने वाली है। उसके जो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव उस नेशनल एक्शन प्लान का ये होगा कि हम किस तरह से इस सेक्टर में जो है रूरल एरियाज में लाइवलीहुड जनरेट कर सकें, किस तरह से लो प्रोडक्शन कॉस्ट सिस्टम को पॉपुलराइज कर सकें, और किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बुला सकें, किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की भी उसमें बात होगी, और एक्सपोर्ट को किस तरह से हम प्रमोट कर सकें, और किस तरह से हमको क्या क्या करना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं समझता हूं कि देखिए, ऑर्नामेंटल फिशरीज की जब हम बात करते हैं तो मेरा सोचना ये है, और कई लोगों का, और जब कि ऑर्नामेंटल फिशरीज में सबसे बड़ा अभी हमें जो जरूरत है प्रमोशन ऑफ द ऑर्नामेंटल फिश कीपिंग हॉबी। अगर हम ऑर्नामेंटल फिश कीपिंग हॉबी को प्रमोट करें, तो प्रमोट करने से क्या होगा कि जो ज्यादा से ज्यादा नंबर हॉबिस्ट का जब बढ़ेगा, तो हॉबिस्ट का नंबर बढ़ने के साथ साथ ही बिजनेस बढ़ेगा। जब बिजनेस बढ़ेगा तो हमारे को बहुत सारे जो हमारे यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारी डिमांड बढ़ेगी, सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी, एक्वेरियम शॉप्स की डिमांड बढ़ेगी, ऑर्नामेंटल फिश की डिमांड बढ़ेगी। तो हमें जो मैं सब जगह ये कहता हूं, मैं बिहार सरकार से भी ये कहना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी से भी कहना चाहूंगा कि हमको जो सबसे जरूरी काम करना है, हमको ऑर्नामेंटल फिश कीपिंग हॉबी को प्रमोट करना है। अगर हम ऑर्नामेंटल फिश कीपिंग हॉबी को प्रमोट करेंगे तो स्वाभाविकतया इस सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और हम ये जो इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इस हॉबी को प्रमोट करने के लिए भी काफी उसमें एक प्रोविजन किया जा रहा है। अब पहले हम देखें कि ऑर्नामेंटल फिशरीज की जब हम बात करते हैं तो ऑर्नामेंटल फिशरीज क्यों नहीं हम किसी और फिशरीज की बात करते हैं, क्यों नहीं एडिबल फिशरीज की बात करते हैं, हम क्यों ऑर्नामेंटल फिशरीज की बात करना चाहते हैं? कि ऑर्नामेंटल फिशरीज की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत 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 बड़ी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमारे देश में जो कुल जब हम खाली 1.25% लोग ही एक्वेरियम रखते हैं, तब हमारा बिजनेस का जो वॉल्यूम है करीब 555 करोड़ का है। और अगर हम इसको अर्बन एरिया में ही अगर हम इसको 1.25% से 5% ले जाते हैं, तो हमारा जो बिजनेस का वॉल्यूम होगा वो करीब 5,000 करोड़ का होगा। और अगर आप देखिए, अगर हम इसको रूरल एरियाज में भी अगर हम पेनिट्रेट अगर इसको कर पाए, अगर रूरल एरिया में हम इसको ले पाए, तो इसका आप जरा इमेजिन करिए कि कितना बड़ा एक बिजनेस हो सकता है। दूसरा इसका एक क्या फायदा है कि लो इन्वेस्टमेंट, कि आप इस काम को अगर शुरू करना है तो बल्कि मैं आपको आगे बताऊंगा, मेरे जो कुछ मैं इसमें देख रहा हूं कि बहुत सारे इसमें फार्मर्स भी हैं, कुछ विद्यार्थी भी हैं जो हो सकता है कि अपना कोई नया रोजगार करने के लिए इसमें सोच रहे होंगे। तो ऑर्नामेंटल फिशरीज एक ऐसी चीज है जिसको आप निल इन्वेस्टमेंट से भी अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी एक और बात है कि इसमें पानी की रिक्वायरमेंट, अगर आपको एडिबल फिश कल्चर करना है तो आपको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपको ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग करनी है तो आपकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो हमारी बहुत बहुत कम है। तो एक अच्छा, और जिस तरह से हमारा सोशियो इकोनॉमिक हमारे चेंजेज हो रहे हैं, जिस तरह से हमारी पर हेड एवरेज इनकम भारत के लोगों की बढ़ रही है, और जिस तरह से एक सोशल स्ट्रक्चर जिस तरह से हमारी चेंज हो रही है, उसको देखकर ये एक पक्की बात है कि आने वाले समय में ऑर्नामेंटल फिश की बहुत ज्यादा डिमांड भारत में बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए, अभी तक क्या था 2000 तक कि हमारी जो पर हेड इनकम थी, बहुत कम थी, लेकिन अब हमारी पर हेड इनकम भी काफी बड़ी है। आज के समय में हमारी पर हेड इनकम लगभग 1,23,000 रुपए पर एक एवरेज इनकम है। तो अभी एक जो आम आदमी है वो अपनी हॉबी के ऊपर भी पैसा खर्च करने के लिए सोचता है। आज से पहले 20-25 साल पहले ऐसा नहीं था, जो हॉबी के ऊपर बहुत कम लोग पैसा खर्चा करते थे, लेकिन अब हॉबी के ऊपर भी पैसा करने की बात सोचते हैं। तो अगर हॉबी के ऊपर पैसा जब खर्च करने की बात आती है तो उसमें ऑर्नामेंटल फिश एक बहुत इंपॉर्टेंट
है जिसके ऊपर लोग पैसा खर्चा करते हैं। एक मैं आपको बहुत देखिए बहुत एक हमने एक सर्वे करा था कि भारत में एक्वेरियम शॉप्स कितनी है। जब हमने ये सर्वे करा था हमने पाया कि भारत में एक्वेरियम शॉप्स की पहले तो एक ये विश्वास था कि खाली मेट्रो सिटीज में जो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई है वहां पर एक्वेरियम की शॉप की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन जब हमने सर्वे करा तो हमने पाया है कि बेंगलोर सिटी एक ऐसा है जहां पर एक्वेरियम की सबसे ज्यादा नंबर में दुकानें हैं। फिर उसका जब एनालिसिस करा तो ये पाया कि बेंगलोर में सबसे ज्यादा दुकानें एक्वेरियम की क्यों हैं। तो एनालिसिस करने पे ये लगा कि बेंगलोर एक ऐसा शहर है जहां पर मल्टीनेशनल कंपनी बहुत ज्यादा है, जहां पर आईटी प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा हैं, जहां पर न्यूक्लियर फैमिलीज की संख्या बहुत ज्यादा है। तो न्यूक्लियर फैमिलीज की संख्या बहुत ज्यादा होने से उनको जो ऑर्नामेंटल फिश की हॉबी एक्वेरियम रखना एक बहुत आसान हॉबी है, जो एक रिफ्रेशमेंट जो एक रिफ्रेशिंग का भी काम करती है, आपका एम्बियंस भी खूबसूरत बनाती है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रखती है। तो इस तरह से जो है वहां पर ऑर्नामेंटल फिशरीज की डिमांड बहुत ज्यादा है। और एक हमारा जो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, हमारे पास ऑर्नामेंटल फिश के जो रिसोर्सेज है बहुत काफी सारे रिसोर्सेज हैं। और भारत एक ऐसा देश है, जब अभी जो बात हो रही थी कि ऑर्नामेंटल फिशरीज में हमारा कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में बहुत कम है, करीब 7.5 करोड़ रुपए ही है। लेकिन उस 7.5 करोड़ रुपए में हमारी जो मुख्य मछलियां जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हम जो हम हमारी वाइल्ड ऑर्नामेंटल फिशेज है, हमारे यहाँ देश में बहुत सारे जो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं वहां पर बहुत सुंदर सुंदर मछलियां मिलती हैं और वो ही मछलियां हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक बिहार के लिए ये भी एक बहुत अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी वहां पर इस तरह की वहां पे बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं। तो वहां से भी हम कभी इस तरह का एक डॉक्यूमेंट डॉक्टर अर्चना सिंह ऑलरेडी बना चुकी हैं। अब डॉक्टर सैनी को भी मुझे जानकारी मिली कि डॉक्टर सैनी ने भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में इस दिशा में काम करना शुरू करा है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आप लोग एक ऐसी बहुत सारी खोज कर पाएंगे कि बिहार में ऐसी कौन कौन सी मछलियां हैं जिनकी इंटरनेशनल डिमांड में मार्केट हो सकती है। तो इस तरह के हमारे पास ऑर्नामेंटल फिशेज को डेवलप करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अब देखिए, एक सबसे पहले हमारा ऑर्नामेंटल फिशरीज में विकास धीमा क्यों हो पा रहा था, उसका एक और कारण था कि हमारे ऑर्नामेंटल फिशरीज में जो भी लोग काम कर रहे थे, या तो वो प्रोडक्शन की तरफ काम कर रहे थे या जिनकी एक्वेरियम की दुकानें थी, कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत कम क्वालिफाइड थे और अधिकतर लोग ऐसे थे कि जो क्वालिफाइड नहीं भी थे या बहुत कम क्वालिफाइड थे। तो उसकी वजह से एक समस्या क्या थी कि ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन हमारी ग्रोथ जिस तरह से जितनी फास्ट तरीके से होनी चाहिए उतना फास्ट तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन पिछले 7-8 साल से इसमें एक चेंज आया है। पिछले 7-8 साल से इसमें क्या चेंज आया है कि हमारे देश के जो क्वालिफाइड एजुकेटेड यूथ है उसका इंटरेस्ट इस काम में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दैट यूथ हैव रियलाइज्ड, उन्होंने इसमें महसूस कर लिया है कि इससे आप अपना एक लाइवलीहुड ऑर्नामेंटल फिशरीज का काम करके आप एक अच्छी तरीके से कमा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यूथ बहुत सारे, जैसे मैं आपको ये कुछ जो मैं दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे, आप देखें ये देवार्श है। देवार्श जो है ही इज एन आईटी इंजीनियर, और आईटी इंजीनियर का उसने अपना काम छोड़ के बॉम्बे में उसने एक बहुत अच्छा एक्वेरियम का उसने वहां पे एक सेटअप करा है। ये संजय है, संजय भी एक इंजीनियर थे, वो किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे संजय, और आज हमारे वो एक स्पीकर भी हैं। और बड़ा अच्छा उन्होंने महाराष्ट्र में रायगढ़ में एक बड़ा अच्छा डिस्कस फार्म उन्होंने वहां पे खोला है, और बड़ा अच्छा उनकी जो डिस्कस की डिमांड है पूरे देश में नहीं, उनकी विश्व में उनकी डिस्कस की डिमांड है। ये रूपेश है, रूपेश इज ऑल्सो ए फिशरीज पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिशरीज रत्नागिरी। उन्होंने बॉम्बे में एक बहुत बड़ा मॉल, एक एक्वा मॉल, एक शॉप है जो इट इज जस्ट लाइक ए मॉल। तो इस तरह के एजुकेटेड लोग हमारे इस ट्रेंड में आ रहे हैं। और खासतौर से मैं बिहार से बताऊं कि बिहार की यूथ भी पिछले मैं 5-7 साल से देख रहा हूं कि आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैं करता हूं, तो हमने 2018-19 में करीब 6 ट्रेनिंग प्रोग्राम करे 25-25 दिन के। और मैं बिहार सरकार को और सेक्रेटरी साहब को बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी ये 6 प्रोग्राम थे उसमें हर प्रोग्राम में करीब 7 से 8 करीब 30% ट्रेनिंग बिहार के हुआ करते थे। इनफैक्ट ऐसी स्थिति हो जाती थी कि किसी किसी बैच में तो पूरा का पूरा बैच वो लगता था कि मेरे को बिहार का ही बनाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि इसमें सब राज्य के लोगों को उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिले तो मेरे को उनको मना करना पड़ता था। तो बिहार के यूथ में मैंने देखा कि बहुत ज्यादा एक अवेयरनेस आ गई है
ऑर्नामेंटल फिशरीज को लेकर। और बहुत सारे लोगों ने, मैं कुछ आगे एग्जांपल भी दूंगा कि बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद एक ऑर्नामेंटल फिशरीज का काम शुरू किया है। अब ये तो एक जो है संक्षिप्त में मैंने आपको भारत की एक बात बताई कि ऑर्नामेंटल फिशरीज का भारत का क्या स्टेटस है और क्या पोटेंशियल है। अब हम मुख्य रूप से जो बात करेंगे, हम एक बिहार की बात करेंगे कि बिहार के में क्या पोटेंशियल है। एक देखिए कितना तेजी से बिहार में एक ऑर्नामेंटल फिशरीज का ट्रेड कितनी फास्ट डेवलप हो रहा है। मैंने 2014 में एक सर्वे करा था एक मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज से, तो मैंने देखा कि 2014 में बिहार में एक्वेरियम की केवल 32 एक्वेरियम शॉप थी, जिसमें से मुख्य रूप से जो दुकानें थी वो पटना सिटी में थी, 26 दुकानें। और जब हमने 2019 में मैंने एक सर्वे करा, और ये जो मैंने आपको बताऊं कि मैंने सर्वे किसके माध्यम से करा, मेरे जो बिहार के जो ट्रेनीज थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग हैं जो मेरे स्टूडेंट जो पूरे समझिए कि आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि बिहार का कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जिस जिले से मेरे पास ट्रेनीज हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं आए होंगे। तो इतना बिहार में इतना वो है, तो मैंने उन ट्रेनिंग्स के माध्यम से एक हमने सर्वे करा, तो 2019 में हमने काउंट करा कि बिहार में 104 एक्वेरियम की शॉप्स 2019 तक थी। अब पिछले एक साल में डेफिनेटली कुछ और उसमें बढ़ावा हुआ होगा, तो आप देखिए कि कितना चेंज है 2014 से लेके 2019 तक, 2014 से 32 से लेके 104, 300% डेवलपमेंट in number of aquarium shop in the state of बिहार। So it is an indication, ये एक इंडिकेट कर रहा है कि बिहार में ऑर्नामेंटल फिशरीज का कितना बड़ा स्कोप है। अब आप देखिए कि कितनी सारी, आप देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक या दो एक एक्वेरियम की शॉप वहां पर आपको दिखेंगी। अब मेरा समझना ये है, मैं ये समझता हूं कि बिहार एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर है कि बिहार पूरे देश के लिए एक ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन का हब बन सकता है। देखिए आज की तारीख में हमारे पास केवल 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर ऑर्नामेंटल फिश का प्रोडक्शन होता है। नंबर 1 वेस्ट बंगाल, नंबर 2 चेन्नई तमिलनाडु। और तमिलनाडु में मुख्य जो सेंटर है एक चेन्नई है और एक मदुरई, चेन्नई के पास एक कोलातुर करके गांव है, और दूसरा है मदुरई, जहां पर ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन होता है। ऑफ लेट एक किसी जमाने में महाराष्ट्र एक हमारा बहुत अच्छा सेंटर था, जहां पे महाराष्ट्र में बहुत हाई वैल्यू फिश का प्रोडक्शन होता था, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी इतना ज्यादा एक अर्बनाइजेशन की वजह से, लैंड की कॉस्ट बढ़ने की वजह से महाराष्ट्र में अब ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन केरला एक ऐसा स्टेट उभर कर आ रहा है, केरला, जहां पर केरला के बहुत सारे राज्य, कोचीन के आसपास के जो जिले हैं, वहां पर बहुत अधिक मात्रा में बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट वहां पर बनी है। वहां की 1-2 सक्सेस स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगली आने वाली स्लाइड में। वहां पर वो जो है एक अच्छा मार्केट केरला में बन रहा है। लेकिन मेरा सोचना यह है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है, जो बिहार के रिसोर्सेज हैं, जो वहां का पोटेंशियल है, वो बिहार एक पूरी कंट्री के लिए ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन का हब बन सकता है। और बिहार की जो फिश है, जो बिहार का जो है, वो अपनी लोकल मार्केट को कैटर कर सकता है, बिहार नेशनल मार्केट को कैटर कर सकता है, और बिहार इंटरनेशनल मार्केट को भी कैटर कर सकता है। मैं ऐसा क्यों सोचता हूं कि बिहार की जो स्ट्रेटेजिक एक लोकेशन है, बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं इसको क्यों समझता हूं कि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। एक वहां की जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस है, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन से बड़ी सूटेबिलिटी है, वहां पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे सोशियो इकोनॉमिक, वहां का जो कैरेक्टरिस्टिक है जो स्टेट का, वो भी सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक भी हमको ऑर्नामेंटल फिशरीज अडॉप्ट करने के लिए भी काफी एनकरेजिंग है। और वहां पे जो यूथ है उसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा इस काम के लिए बढ़ रही है। बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अब आप जो स्लाइड में देख रहे हैं, सोनू एक्वेरियम सिटी, ये सोनू करके एक है ट्रेनी, मुजफ्फरपुर का पढ़ा हुआ बच्चा है। उसने मुजफ्फरपुर से बीएससी इंडस्ट्रियल फिशरीज में आज से 3 साल पहले बीएससी करा, और वो हमारे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में यहाँ पर आया था। और यहां से जाने के बाद, यहाँ से जब हमारी 25 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद वो वापस बिहार गया, वहां पे मुजफ्फरपुर में, और वहां पे उसने अपने एक्वेरियम का काम शुरू करा। मैंने आपको बताया था कि एक एक्वेरियम का काम ऐसा है कि आप उसको निल इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, और ये वो एग्जांपल है जिसने इस काम को निल इन्वेस्टमेंट से शुरू करा। निल इन्वेस्टमेंट से उसने इस तरह से शुरू करा कि वो जब हमारे पास यहाँ पे 25 दिन की ट्रेनिंग के लिए आया, तो हमारे ट्रेनिंग में, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें एक डीए का भी प्रोविजन होता है।
तो उस डीए के रूप में उसको 5,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई, और उस 5,000 रुपए की राशि से प्राप्त कर कर वो अपने घर पर गया और उसने वहां पे कुछ कांच खरीदे, एक्वेरियम बनाया और अपना एक्वेरियम का काम शुरू करा। और मैं समझता हूँ निशात साहब तो जानते होंगे कि अभी एक जो एनएफडीबी की स्कीम के तहत आप लोगों ने जो बहुत सारे ऑफिस में जो एक्वेरियम लगाए हैं, वो मेरे को लगता है सोनू का उसमें काफी कंट्रीब्यूशन रहा है कि सोनू को बहुत अच्छा काम वहां से मिल गया। तो इस तरह के सोनू के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर जाकर उन्होंने अपना काम शुरू करा। अब आप देखिए लोकल मार्केट का, सबसे पहले अगर हम लोकल मार्केट की बात करें बिहार की, तो बिहार की जो आज की जो टोटल पॉपुलेशन है वो करीब 12 करोड़ है। 12 करोड़ 40 लाख यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है, और उसमें 88% रूरल पॉपुलेशन है और 11% अर्बन पॉपुलेशन है। अगर हम इसमें खाली अर्बन हाउस होल्ड की बात करें, अगर हम इसमें जो 11% में अर्बन हाउस होल्ड, देखिए एक्वेरियम में एक चीज रखने वाली बात है कि एक्वेरियम में जो हॉबिस्ट होता है, पूरा घर हॉबिस्ट होता है, उसमें एक इंडिविजुअल हॉबिस्ट नहीं होता है। अगर आप एक घर में एक्वेरियम रखते हैं तो एक घर में साधारणतः एक एक्वेरियम रखा जाता है, और एक घर में अगर 5 मेंबर हैं तो एक घर आपका हॉबिस्ट होता है, ना कि 5 अलग अलग लोग हॉबिस्ट होते हैं। तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम इस हिसाब से करते हैं कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने एक्वेरियम, नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने एक्वेरियम रखते हैं। तो अगर हम इसका देखें कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड बिहार में करीब अर्बन एरिया में करीब 28,20,000 अर्बन हाउस होल्ड है। अगर हम उसका देखें कि अगर खाली 1.25% लोग भी अगर उसमें एक्वेरियम रखेंगे तो करीब 35,256 घर वहां पर एक्वेरियम रखेंगे। एक हमने एनालिसिस करा है कि एक एक्वेरियम की दुकान एक अच्छा चलने के लिए, एक एक्वेरियम की दुकान को ठीक प्रकार से चलने के लिए, अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए एक एक्वेरियम की दुकान को करीब 200 कस्टमर की जरूरत होती है। अगर हम ये मान के चले कि वहां पर 35,000 हाउस होल्ड एक्वेरियम रखेंगे तो हमारे पास जो शॉप्स तारीख में रिक्वायर्ड है, हमारे पास नंबर 176 नंबर शॉप्स की आज की तारीख में अर्बन बिहार में रिक्वायरमेंट है। जबकि हमारे पास जरूरत आज की तारीख में वहां पे दुकानें कितनी हैं, खाली 104 एक्वेरियम की शॉप्स हैं। इसका मतलब एक तो सबसे पहला हमारे पास करीब 70 एक्वेरियम की दुकानें तो आज की तारीख में हमें जरूरत है। और लेकिन अगर हम अपनी हॉबी को 1.25% से 5% अगर हम ले जाएं, तब हमारे पास जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड एक्वेरियम रखेंगे वो होगा करीब 1,41,000। तो उसके लिए हमें 705 एक्वेरियम की दुकानों की जरूरत पड़ेगी अर्बन बिहार को कैटर करने के लिए। तो ये तो देखिए लोकल मार्केट का पोटेंशियल, एक मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से लोकल मार्केट का पोटेंशियल बिहार में है। दूसरा मैं समझता हूं कि बिहार की जो लोकेशन है बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि अब आप ये एक देखें कि अगर ये एक रेलवे लाइन में आपको दिखा रहा हूं कि डिब्रूगढ़ से जो एक ट्रेन चल रही है, और डिब्रूगढ़ से ट्रेन चल के पूरी आसाम को क्रॉस करने के बाद, पूरी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट को क्रॉस करने के बाद, वेस्ट बंगाल को क्रॉस करने के बाद फिर वो आ रही है अपने बिहार में, और यानी कि फिर वो दिल्ली जा रही है। तो इसका मतलब आज की तारीख में जो दिल्ली में सबसे ज्यादा ऑर्नामेंटल फिश जाती है वो कहां से जाती है, वेस्ट बंगाल से जाती है। वेस्ट बंगाल, अकेला वेस्ट बंगाल पूरे नॉर्दर्न इंडिया को कैटर कर रहा है। जब वेस्ट बंगाल से उस ट्रेन में अगर वेस्ट बंगाल से मछलियां दिल्ली जा सकती हैं, ऑर्नामेंटल फिश दिल्ली जा सकती है या किसी यूपी जा सकती है, तो उसी ट्रेन में बिहार से भी मछलियां यूपी और नॉर्थ इंडिया की तरफ जा सकती हैं। उसके बाद अगर आप दूसरा देखें बेंगलोर, बेंगलोर से हमारे जो पटना से जो ट्रेन चल रही है, वो अगर हमारी पटना की भी बहुत बढ़िया, हमारी बिहार से जो है कर्नाटक की बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, बेंगलोर की बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, हमारे चेन्नई की, तमिलनाडु आप देखें चेन्नई की बड़ी अच्छी हमारी कनेक्टिविटी है पटना से। तो ये इसके कारण से अब आप देखें, तो अब आप देखें बॉम्बे से, हमारी पटना से बॉम्बे की बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। तो बिहार का एक जो नेटवर्क है, रेलवे का नेटवर्क है, एक बहुत अच्छा नेटवर्क है, और वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया को, पूरी कोस्टल स्टेट्स को सबसे वो ठीक प्रकार से जुड़ा हुआ है। जब वो ठीक प्रकार से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्योंकि हमको सबसे पहले देखना है मार्केटिंग, क्योंकि मैंने बताया, जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार का ठीक है कि हम इसको 1.25% से 5% की तरफ ले जाएंगे, उसमें बहुत समय लगेगा। तो हमको खाली लोकल मार्केट को कैटर करने के लिए नहीं सोचना है। लोकल मार्केट को तो हम कैटर कर ही लेंगे, वहां पर धीरे धीरे लोकल मार्केट, जब वहां पे हॉबी बढ़ेगी तो लोकल मार्केट को कैटर तो हो जाएगी। लेकिन हमको बिहार को एक ऐसा राज्य बनाना है जहां से हम उसको पूरे नेशन को,
पूरे देश को हम वहां से एक ऑर्नामेंटल फिश सप्लाई कर सकें। तो इसकी कनेक्ट जो अब ये इसका यहां से जब आप देखिए पटना से जो ट्रेन हमारी जो चल रही है, वो पूरा जो आसपास के जो शहर हैं, जो पटना से लेके इस रेलवे लाइन के ऊपर जो हमारे जिले हैं, जो गांव हैं, वो हमारी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पर हम ऑर्नामेंटल फिशरीज की सेटअप वहां पे कर सकते हैं। बिहार का एक और फायदा है कि वहां पर मैंने देखा कि वहां पे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एक पटना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो पटना से तो मैं समझता हूँ कि शायद अभी कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी वर्तमान में नहीं जाती हैं। तो अभी देखिए, मैं जब अभी की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कोविड, ये जो फेज है कोविड-19 वाला, इस फेज की बात नहीं कर रहा हूँ। कोविड-19 में ठीक है हमारा जो विकास होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन ये समय हमेशा एक सा नहीं रहने वाला है। कोविड-19 जाएगा और उसके बाद बहुत सारे जो है नए रास्ते हमारे लिए खुलेंगे, तो हमको आगे के लिए अपने आप को तैयार करके रखना है। तो गया से देखिए, गया क्योंकि एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनल टूरिस्ट वहां पे आता है और मैंने देखा कि वहां से डायरेक्ट फ्लाइट है थाईलैंड के लिए, म्यांमार के लिए, श्रीलंका के लिए और जापान के लिए। और ये एक ऐसे देश है थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, जहां पर ऑर्नामेंटल फिश की एक बहुत बड़ी मार्केट है और वहां पे एक बहुत बड़ी डिमांड है। ये एक बहुत बड़े सेंटर है जहां से ये वर्ल्ड को, थाईलैंड और श्रीलंका जो जहां से पूरे वर्ल्ड को ऑर्नामेंटल फिश एक्सपोर्ट करते हैं। जापान एक ऐसी कंट्री है जो एक्सपोर्ट भी करती है और एक बहुत बड़ी संख्या में ऑर्नामेंटल फिश इंपोर्ट भी करती है। तो गया एक हमारा जो है बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो सकता है। तो अगर हम एक ये सोच के हमारी, क्योंकि हमको मार्केटिंग के लिए भी पहले सोचना पड़ेगा, हमको सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे, हम उसको ठीक प्रकार से हमको एक मार्केटिंग नेटवर्क मिले। तो अगर हम ये पटना को और गया को सेंटर बनाते हुए अगर हम एक ऐसा ये प्लान करें कि हम उसके आसपास की 100 किलोमीटर की रेडियस में और 70 से 100 किलोमीटर की रेडियस में हम पहले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको और डिस्ट्रिक्ट में डेवलप नहीं करना है, क्योंकि और डिस्ट्रिक्ट से अगर हम यहाँ पर जब फिश लाएंगे, एक डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करना है एक बात है, लेकिन अगर हमको नेशनल डिमांड पूरा करना है तो हमको ऐसे जगह पे सेंटर खोलने पड़ेंगे जहां से हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो, रेल कनेक्टिविटी अच्छी हो, फ्लाइट कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो उसका मेरा सोचना यह है कि जैसे आपके बक्सर है, आरा है, दानपुर है, छपरा है, मुजफ्फरपुर है, ये जो गया वाला ये जो एरिया है, ये एक बहुत बढ़िया ये एक सेंटर है जहां पर हम ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन की बात के बारे में हम सोच सकते हैं। फिर हम एक एग्रो क्लाइमेटिक सूटेबिलिटी की बात करें, देखिए बिहार जो है वो वेस्ट बंगाल जहां का ह्यूमिड एनवायरनमेंट है और जो उत्तर प्रदेश जहां का सब ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, उसके बीच में बिहार स्थित है। तो बिहार का एनवायरनमेंट ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन के लिए बहुत 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 बढ़िया है। एक मैं पटना में मैं गया था, पटना डिपार्टमेंट का एक फार्म है पटना में ही जहां पर ऑर्नामेंटल फिश का काम करते हैं। अमित वहां पर इंचार्ज हैं, उनसे मिस्टर सुमन वहां पे डिप्टी डायरेक्टर हैं। मिस्टर सुमन और अमित अगर इससे कनेक्टेड हो तो वो इसको मेरी बात को मैंने उनको भी बताया था कि वहां पर वो उनका कुछ टैंक थे जिसमें वो लाइव बीयर्स का कल्चर कर रहे थे। और मैं बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे को इतने साल ऑर्नामेंटल फिश में, और मैंने बहुत जगह जाके देश के बहुत सारे भागों में और विदेश में भी मैंने लाइव मॉलीज देखी हैं, लेकिन वहां पर जो मॉली की ग्रोथ थी, येलो कलर की एक मॉली थी, मेरे को मैं तो मैंने अमित से कहा कि अमित क्या ये कोई कार्प है? नहीं सर, ये कोई कार्प नहीं है, ये येलो मॉली है। इट वॉज ए 6 इंच बिग मॉली। I have never seen such a big mollies in my lifetime। तो वहां पे मॉलीज की मॉलीज की ग्रोथ इतनी बढ़िया वहां पे ग्रोथ होती है। तो अगर हम इस तरह की, जब लाइब्रेरीज की वहां पे इतनी बढ़िया ग्रोथ होती है, अगर हम वहां से अब उसको पैदा कर सकें। एक दूसरा वहां पे मैंने बड़ा एक जो इंटरेस्टिंग चीज देखी कि उनके कुछ टैंक रखे थे वहां पर, उस टैंक में एक कबोम्बा करके एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जिसकी एक्वेटिक जो मार्केट में बहुत अच्छी उसकी डिमांड होती है, और एक एक टहनी उस प्लांट की रिटेल शॉप के ऊपर 20-20 रुपए की, 30-30 रुपए की बिकती है। तो मैंने देखा एक टैंक में उन्होंने डाल रखा था बहुत सारे, मैंने कहा क्या है? कहने लगा सर ये तो वीड है, ये हम फिश को ब्रीड करवाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए डालते हैं। अरे मैंने कहा भाई ये तो, कहने लगा, मैंने कहा यहाँ पे इतनी फास्ट ग्रोथ होती है। कहने लगा सर हम तो थोड़ी सी डालते हैं तो महीने भर में तो हमको इसमें से वापस निकालना पड़ता है।
तो इसका मतलब कि अगर एक टैंक में से एक महीने भर के बाद उनको इसको वीड के रूप में निकालना पड़ रहा है, और कोबम्बा जब ऐसा प्लांट वहां पर इतनी फास्ट ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो बिहार का एनवायरमेंटल कंडीशन है, वहां की जो वाटर क्वालिटी है, वो हमारे ऑर्नामेंटल एक्वेटिक प्लांट के लिए भी बहुत कंजीनियल वहां का एनवायरमेंट है। तो इस तरह से मेरा सोचना यह है कि बिहार का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत सुटेबल है। अगर हम रिसोर्सेज की बातें करें, मैंने यहाँ पर इसका कंपैरिजन एक वेस्ट बंगाल से किया है। वेस्ट बंगाल से मैं कंपैरिजन यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन के लिए वेस्ट बंगाल इज कंसीडर्ड ए हब। ये अक्सर सबसे ज्यादा जो हमारे देश की रिक्वायरमेंट है ऑर्नामेंटल फिश की, वेस्ट बंगाल से ही कैटर होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम वेस्ट बंगाल के स्तर पर हम कहाँ, हमारा बिहार राज्य है उसके स्तर पर हम कहाँ हैं। अगर हम रिवर्स को देखें, हमारे पास रिवर्स वेस्ट बंगाल से ज्यादा है। अगर हम रिजर्वायर्स देखें, रिजर्वायर्स हमारे पास वेस्ट बंगाल से ज्यादा है। हमारे पास ऑक्सबो लेक्स की संख्या वहां पर बहुत ज्यादा है। पॉन्ड्स एंड टैंक्स की मात्रा में जरूर वेस्ट बंगाल ज्यादा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब, लेकिन एक आप लास्ट वाला देखें, फिशरमैन पॉपुलेशन। कई दफा मेरे से कोई पूछता है कि अगर ऐसा क्या कारण रहा कि ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन का सेंटर वेस्ट बंगाल क्यों बना, तो मेरा सोचना यह और मेरा अधिकतर जवाब ये होता है कि फिश इज ए पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द फूड ईटिंग हैबिट ऑफ द बंगाली कॉमन बंगाली मैन। ही विदाउट फिश ही कैन नॉट लीव। तो फिश इज द पार्ट ऑफ देयर फूड एंड फीडिंग हैबिट। तो हमारी जो एडिबल फिश की जो ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी थी, जो सबसे पहले बढ़ी, वो भी वेस्ट बंगाल में बढ़ी। जब एडिबल फिश की ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी वहां पे प्रमोट हुई, तो वहां के लोगों के लिए ऑर्नामेंटल को फिश को भी ब्रीड करना इजी था। और क्योंकि दे नो हाउ टू हैंडल द फिश, एक बंगाली को मछली हैंडल करना, मछली को कैसे रखना है, उसको बहुत सारी बातें बतानी नहीं पड़ती हैं, उनको अपने आप ही मालूम होता है कि मछली को। तो इसलिए उन्होंने ऑर्नामेंटल फिश की ब्रीडिंग के ऊपर भी ध्यान दिया और दे बिकेम ए हब ऑफ द ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन। अगर एक, अब आप लास्ट वाली था उस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि फिशरमैन की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में। वेस्ट बंगाल में खाली 22,44,000 फिशरमैन की पॉपुलेशन। और ये डाटा है, बड़ा ऑथेंटिक डाटा है, ये मैंने हैंडबुक ऑफ फिशरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेटेस्ट 2018 की जो रिलीज हुई है, ये डाटा मैंने वहां से लिया है कि फिशरमैन पॉपुलेशन जो बिहार की है वो है 37,09,000। यानी कि वहां का जो हमारा ये जो पोटेंशियल है, ह्यूमन रिसोर्स का जो हमारा पोटेंशियल है, वो ह्यूमन रिसोर्स का पोटेंशियल हमारे पास बहुत ज्यादा है वेस्ट बंगाल के कंपेयर में। और अगर आप देखें, जब बिहार से लोग मछली पकड़ने के लिए देश के दूसरे राज्यों में जा सकते हैं, तो क्यों नहीं हमारे यही लोग वहां पर खुद की ऑर्नामेंटल फिश प्रोड्यूस करें, चाहे वो वाइल्ड वाटर से कलेक्ट करें या ऑर्नामेंटल फिश प्रोड्यूस करें। तो ये हमारे पास एक रिसोर्स जो है, बहुत ही बढ़िया रिसोर्स है जो हमारा ऑर्नामेंटल। अगर हम अब एक सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल भी अगर हम एक देखें, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पर किस जगह पे कौन सी एक्टिविटी बहुत बढ़िया तरीके से चल सकती है। इसमें सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल एक बहुत बढ़िया होता है। जियोग्राफी, पॉपुलेशन एरिया तो सब ठीक है। देखिए, हमारी रूरल पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है बिहार में। रूरल पॉपुलेशन इज 88%। और हमारी बीपीएल पॉपुलेशन जो है बिहार में 2011 के सेंसस के हिसाब से करीब 33% हमारी रूरल पॉपुलेशन थी, एंड बिहार वाज रैंकिंग 24। एक लेटेस्ट डाटा के हिसाब से बिहार में जो बीपीएल पॉपुलेशन है वो करीब पूरे देश की बीपीएल पॉपुलेशन की करीब 10.9% है। तो बीपीएल पॉपुलेशन का मतलब है कि हमारे ये ऐसे लोग हैं जिनको हमको रोजगार के लिए हमको नए नए चीजें, नए नए क्षेत्र खोजने हैं। इस बीपीएल पॉपुलेशन को रोजगार देने के लिए हमको नए नए क्षेत्र खोलने हैं। और वहां पर एवरेज लैंड होल्डिंग भी हमारी बहुत कम है। जो है भारत की एवरेज लैंड होल्डिंग एक फार्मर की करीब 1.08 हेक्टेयर है, जबकि बिहार में एवरेज लैंड होल्डिंग 0.65 हेक्टेयर है। और एवरेज एनुअल इनकम भी हमारी वहां पर बहुत कम है। एवरेज एनुअल इनकम हमारी आज के जो है समय में करीब 43,000 है, जबकि भारत की वेस्ट बंगाल की 1.09 है और भारत की 1,23,000 रुपए है। तो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल भी एक हमारा ये इंडिकेट करता है कि हमको वहां पे एक ऐसी एक्टिविटीज देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ऑर्नामेंटल फिशरीज में, हमको अगर अभी एंटर करना है, अगर हमको वहां पर मछली, हमको अगर जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड राज्य हैं, अगर हमको उनसे compete करना है, तो हमको लो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमको वहां पर इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। लो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, और लो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का मतलब ये भी है कि वहां पर जो हमारी
प्रोडक्शन कॉस्ट हो, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारी मैन पावर की कॉस्ट हो, वो भी वहां पर कम हो। तो इस तरह से ये हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है वो इंडिकेट करता है कि हमारी अगर वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट मटेरियल्स की भी कम होगी और जो मैन पावर है उसकी भी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, तो हम लो कॉस्ट के ऊपर वहां पर एक अच्छा इस काम को शुरुआत कर सकते हैं और ऑर्नामेंटल फिश का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा हमको फायदा क्या हो रहा है इस की, अगर जैसे बहुत सारे यूथ होंगे, मैं एक्टिविटीज हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन जो यूथ है या जो गवर्नमेंट है वो ये भी सोचती है कि हमको फंडिंग कहाँ से इस काम के लिए मिलेगी। हमारे पास ऐसे यूथ जो सोचता है वो भी ये सोचता है कि सर मैं काम तो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को पैसा कहाँ से मिलेगा। तो जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने जो है बहुत सारे उसमें स्कीम्स है ऑर्नामेंटल फिशरीज को डेवलपमेंट करने के लिए। उसमें आप एक बैकयार्ड यूनिट बना सकते हैं जिसकी 3 लाख रुपए की प्रोजेक्ट कॉस्ट है, एक मीडियम स्केल यूनिट बना सकते हैं जिसकी 8 लाख रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक आप थोड़ी लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूनिट बना सकते हैं जिसकी 25 लाख रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट है। और अगर ये आप यूनिट लगाना चाहते हैं, अगर आप अपने राज्य सरकार के मछली विभाग के माध्यम से अगर आप एक प्रपोजल भेजते हैं तो आपको इसमें 40 से 60% तक अनुदान सहायता दी जाती है। तो इस तरह आप एक एक्वेरियम की शॉप खोलना चाहते हैं तो उसमें स्कीम्स है। मैं जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, मैं यहाँ पर ज्यादा स्कीम्स की डिटेल के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं उनसे ये कहूंगा कि आप वहां पर अपने हर राज्यों को वो ऑलरेडी स्कीम्स भारत सरकार द्वारा भिजवा दी गई हैं, और नहीं तो आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को डाउनलोड कर उसमें आप पढ़ें तो आपको इन स्कीम्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप एक्वेरियम शॉप खोलना चाहते हैं, आप एक रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम बना के उसमें आप ऑर्नामेंटल फिश कल्चर करना चाहते हैं, उसका भी उसमें प्रोविजन है। अगर आप एक दूसरी और जो योजना है फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये भी भारत सरकार ने एक फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक निर्धारित किया है। उसमें बहुत बड़ा अमाउंट है, उसमें ग्रांट ना होकर, अनुदान ना होकर, वो एक लोन के रूप में है और उसके ऑलरेडी भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट उसके जो है बेनिफिशियरीज से उसके एक अभी कुछ दिन पहले एक एड निकल चुका है। तो जो भी उस क्षेत्र में अपना भारत सरकार को अपना एक वहां पे वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजकर उसमें भी वो सहायता ले सकते हैं और उसमें कुछ भी लिमिट नहीं है। अगर आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी अगर आप लगाने के इच्छुक हैं, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप लगाना चाहते हैं तो वहां से आप सहायता ले सकते हैं। लेकिन वो ऋण के रूप में आपको जो सहायता मिलेगी वो 80% उसमें आपको ऋण के रूप में मिलेगा, जिसपे इंटरेस्ट रेट कम होगा। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, देखिए मैंने कहा कि पिछले 15-20 साल में जो है इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ, और एक सबसे अच्छा काम हुआ कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ऑर्नामेंटल फिशरीज को स्किल डेवलपमेंट के लिए आइडेंटिफाई किया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कुछ ऐसे सेंटर्स को रिकॉग्नाइज किया जहां पर एक ऑर्नामेंटल फिशरीज के जो लोग इच्छुक हैं इस क्षेत्र में काम करने के लिए, वो वहां पे ट्रेनिंग लें और अपना काम शुरू करें। इस ट्रेनिंग का क्या फायदा है? जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट के थ्रू अगर कोई आप एक ट्रेनिंग करते हैं, ये 25 दिन की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद अगर आप सक्सेसफुली इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, इसका जो सक्सेसफुल कंप्लीशन, इसका एक काफी रिजिड प्रोसेस होता है। ये एक साधारण ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह नहीं होता है कि आप किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए, आपने अटेंड कर लिया, वहां पे आपको सर्टिफिकेट मिल गया। ये बिल्कुल समझिए कि इसका जो एक ट्रेनिंग होती है बिल्कुल स्कूल की तरह होती है, और इसमें अंत में एक रिटन टेस्ट होता है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट, जिसमें एनएसडीसी की एक टीम आती है, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करती है, आपका वाइवा होता है, आपका प्रैक्टिकल होता है, और उसके बाद जब आपके उसमें अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक एनएसडीसी से एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है, और इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के माध्यम से आप किसी भी बैंक में जाकर प्रधानमंत्री मुद्रा के अंतर्गत उसमें आप ऋण ले सकते हैं। तो ये इस तरह से स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग आपको इस तरह से हमारे यूथ को, हमारे फार्मर को सहायता कर सकती है। एक और फंडिंग का बड़ा अच्छा तरीका है एसी एंड एबीसी मैनेज करके, एक हैदराबाद में संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। वो एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। ये 45 दिन की ट्रेनिंग होती है। मैनेज ने बहुत सारे नोडल ट्रेनिंग सेंटर्स पूरे भारत में आइडेंटिफाई कर रखे हैं, और ये जो नोडल ट्रेनिंग सेंटर होते हैं ये 45 दिन की एक ट्रेनिंग करते हैं जिसका नाम है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। ये जो ट्रेनिंग होती है ये एग्रीकल्चर के 45 दिन की ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के सब फील्ड में होती है। उसमें एनिमल हस्बेंड्री भी होता है, उसमें फिशरीज भी होता है, डेयरी भी होता है, एग्रीकल्चर भी होता है, लेकिन आप उसमें से अपना फील्ड
अपना फील्ड आइडेंटिफाई करके आप जो है उसमें जो है आप किसी भी बैंक में जाकर इस सर्टिफिकेट के माध्यम से एक 25 लाख रुपए तक का वहां से आप एक फंडिंग ले सकते हैं, जिसमें करीब 30 से 35% अनुदान होता है, और आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। इस तरह से आप इसमें फंडिंग ले सकते हैं। एक जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो सेंटर है, मेरा जो मुख्य काम है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना है। हमारा एक सेंटर है ऑर्नामेंटल फिशरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पर हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो जिसमें किसी स्पॉन्सरिंग एजेंसी द्वारा उसको फंड किया जाता है, और कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने सेल्फ फाइनेंस करके भी इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये सब बातें बताने के बाद अब कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जब हम इनका, जो हमारे यूथ हैं जो ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन के लिए हम ले सकते हैं, और बिहार में हम किस किस तरह की एक्टिविटी। सबसे पहले हुआ, हम जो बात करेंगे ऑर्नामेंटल फिश कल्चर कि ऑर्नामेंटल फिश कल्चर, जैसा कि आप यहाँ पर इस स्लाइड में वो है वेस्ट बंगाल, उसके बाद तमिलनाडु, फिर केरला, फिर नॉर्थ एंड ईस्ट स्टेट और महाराष्ट्र। तो खाली यही 3-4 स्टेट जो है वो पूरे देश को ऑर्नामेंटल फिश सप्लाई कर रही है। इससे एक नुकसान सबसे बड़ा क्या हो रहा है कि जब जो मछली ऑर्नामेंटल फिश कैलकाटा से नॉर्थ इंडिया में जाती है, तो उसका ट्रेवलिंग टाइम इतना ज्यादा होता है कि उसको बहुत ज्यादा उसमें जो है लॉस होता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के समय मॉर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एक अनुमान के हिसाब से आप समझिए कि जो एक फार्मर से मछली ऑर्नामेंटल फिश पैदा होती है और हॉबिस्ट तक जब वो पहुंचती है, तो उसमें 40 से 60% तक मॉर्टिलिटी पैकेजिंग, रीपैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होती है। तो अगर हमारे ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन सेंटर हमारे जो हॉबिस्ट है उनके पास होंगे, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी और हमारा जो मॉर्टिलिटी है वो बहुत कम होगी। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे आप क्या देखिए कि हमारी जो मुख्यतः ऑर्नामेंटल फिश है वो हमारी छोटे जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, छोटी प्रोडक्शन यूनिट है, देखिए जो छोटी लघु यूनिट्स हैं वो टोटल ऑर्नामेंटल फिश का 75% कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो इसका मतलब हमें जरूरत क्या है, जो छोटी ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन यूनिट्स की ही हमें आवश्यकता है। तो अगर हम एक ऐसा मॉडल बनाएं, क्लस्टर बेस्ड मॉडल, जैसा कि डॉक्टर रमन भी बोल रहे थे, डॉक्टर सैनी भी बोल रहे थे कि एक ऐसा क्लस्टर बेस्ड मॉडल हम वहां पे बनाए बिहार में, कि ऐसे कुछ हम विलेज सेलेक्ट कर लें जहां पर बहुत सारे लोग छोटी छोटी यूनिट बनाएं, तो बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा और एक क्लस्टर के रूप में। क्योंकि देखिए मार्केट की जब हम बात करते हैं तो जो खरीदने वाला होता है, जो खरीदार होता है, उसकी इच्छा ये रहती है कि मेरे को एक जगह से ही हर वैरायटी की फिश मिल जाए। अगर हम एक वैरायटी की फिश ही करेंगे तो मार्केटिंग में बहुत समस्या आती है। लेकिन अगर हम एक क्लस्टर बेस्ड मॉडल बनाए जहां पर हम बहुत सारी वैरायटीज की जो अगर हम वहां पे प्रोडक्शन करेंगे, तो जो खरीदने वाला है, जो रिटेलर है, जो होलसेलर है, वो वहां पर खुद ही आकर मछली खरीदना पसंद करेगा। और हम वो कब अचीव कर सकते हैं कि हम क्लस्टर बेस्ड मॉडल एक ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन का बनाए। फिर एक और जो सबसे बड़ी बात है हमारे ऑर्नामेंटल फिश मार्केट का, जो हमारा ट्रेंड है डोमेस्टिक मार्केट का, देखिए हमको दो तरीके से सोचना है। एक हमारी हो गई डोमेस्टिक मार्केट, एक हमारी हो गई एक्सपोर्ट मार्केट। तो मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि हमको सबसे पहले जो अपने आप को स्ट्रांग करना है वो हमको डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से करना है। हमको जो पहले सीखना है, हमको डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से सीखना है। जब हम सीख जाएंगे तो हम धीरे धीरे एक्सपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। अगर हम ऑर्नामेंटल फिश की बात करें तो हम जो हमारे मार्केट में जो ऑर्नामेंटल फिश है उनको मुख्य रूप से 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: लो वैल्यू फिश, मीडियम वैल्यू फिश, हाई वैल्यू फिश और प्रीमियम वैल्यू फिश। तो प्रीमियम वैल्यू फिश की कीमत ऐसी जो लगभग 2000 से ज्यादा है। लेकिन हमारी मार्केट में जो सबसे ज्यादा जो मछलियां चलती हैं वो कौन सी चलती हैं? लो वैल्यू फिश और मीडियम वैल्यू फिश। कि हमारा जो हॉबिस्ट है वो लो वैल्यू फिश और मीडियम वैल्यू फिश ही पसंद करता है। यहाँ पे अगर आप इस फिगर की तरफ देखें, लो वैल्यू फिश जो है पूरे एक्वेरियम ट्रेड का 60% कंट्रीब्यूट करती है और मीडियम वैल्यू फिश 31% कंट्रीब्यूट करती है, और हाई वैल्यू फिश और प्रीमियम वैल्यू फिश केवल 9% ही कंट्रीब्यूट करती है। तो हमको किस तरफ सबसे पहले ध्यान देना है? लो वैल्यू फिश प्रोड्यूस करने के लिए और मीडियम वैल्यू फिश प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक बार, क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड है वो किनकी है? लो वैल्यू फिश की और मीडियम वैल्यू फिश की। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहले सोचना है कि हमको कौन सी मछलियां हमको पैदा
करनी है। फिर एक जो सबसे उभरता हुआ एक सेक्टर है, जैसा मैंने आपको बताया भी कि कल्चर ऑफ एक्वेटिक ऑर्नामेंटल प्लांट्स। एक्वेटिक ऑर्नामेंटल प्लांट, एक तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्वेरियम में मछली रखना पसंद नहीं करते हैं, वो एक्वेटिक प्लांट रखना पसंद करते हैं। और एक एक्वेरियम जो है, अगर उसमें नेचुरल प्लांट लगे हों तो उसकी सुंदरता भी बहुत ज्यादा होती है। तो धीरे धीरे ऑर्नामेंटल एक्वेटिक प्लांटेड एक्वेरियम का चलन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये हमारी एक ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जहां पर हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से फास्ट ग्रोथ बिहार के पानी में, पटना के पानी में कितनी फास्ट ग्रोथ वहां पे एक्वेटिक ऑर्नामेंटल प्लांट की हो रही थी कि वहां से उसको निकाल कर उस टैंक में से बाहर फेंकना पड़ रहा था। तो हमारा, और हो सकता है कि जब हम इसकी बात करें तो वहां के जो नेचुरल वाटर बॉडी है, मैं डॉक्टर सैनी से और अर्चना से कहूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से, कि हम एक सर्वे करें। हो सकता है कि हमको वहां के वाटर बॉडीज में बहुत सारे नए प्लांट की स्पीशीज हमको मिल जाए। तो ये भी हम एक काम वहां पे कर सकते हैं। तीसरी जो वहां पे एक्टिविटी है, एक्वेरियम रिटेल आउटलेट। एक्वेरियम रिटेल आउटलेट तो उसमें कोई बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर वहां के हमारे यूथ खाली ये सीख लें कि एक्वेरियम किस तरह से बनाना है, मछलियों को किस तरह से देखभाल करनी है, लेकिन ऐसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर एक छोटा सा अटेंड कर लें तो एक एक्वेरियम रिटेल। और दूसरा मेरे सबसे बड़ा सुझाव है, मैं अपने यूथ को और अपने एंटरप्रेन्योर्स को एक सुझाव देना चाहूंगा कि देखिए, यह बहुत जरूरी है कि आप चाहे ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग का काम शुरू करें, चाहे प्लांटेड एक्वेरियम का, प्लांट कल्चर का काम शुरू करें, या एक्वेरियम रिटेल, कुछ भी काम शुरू करें, तो सबसे पहले एक सही जगह से आप प्रशिक्षण जरूर प्राप्त करें। प्रशिक्षण के पश्चात ही आप अपना काम शुरू करें। क्योंकि कई दफा क्या होता है कि मैंने बहुत सारे हमारे जो एक्वेरियम ट्रेडर्स हैं उनको देखा है कि उनको इस सब्जेक्ट की सही जानकारी नहीं है। उस सही जानकारी होने की वजह से, नहीं होने की वजह से बहुत सारा क्या होता है कि हमारे बहुत सारे जो एक्वेरियम हॉबिस्ट हैं, कुछ समय के बाद वो एक्वेरियम रखना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा एक्वेरियम रिटेलर हमारे हॉबिस्ट को सही जानकारी देगा तो वो, उनकी जो हॉबी है वो धीरे धीरे बढ़ती है, हॉबिस्ट की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसलिए एक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही ठीक अपना काम शुरू है। तो आप एक्वेरियम रिटेल आउटलेट खोल सकते हैं। एक्वेरियम सर्विस प्रोवाइडर जो है, ये एक बहुत अच्छा काम है कि आप, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सोनू का जो मैंने एग्जांपल लिया था, उसने सबसे पहले क्या करा काम कि उसने बहुत सारे आसपास के लोग ऐसे ढूंढ लिए जिनके घर में एक्वेरियम लगा हुआ था, और उन एक्वेरियम की उसने सफाई करने का काम, उसको क्लीन करने का काम उसने सबसे पहले शुरुआत करा। अगर आप ये हमारे जो है जो यूथ है, इस तरह का भी एक काम आप ढूंढ सकते हैं कि आप एक एक्वेरियम सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। एक साधारणतया एक जो है, एक व्यक्ति एक दिन में 3 से 4 एक्वेरियम की क्लीनिंग आराम से कर सकता है। और एक एक्वेरियम की अगर वो 250 से 500 रुपए तक भी लेगा तो आराम से वो एक दिन में 1000 से 1500 रुपए की वो इससे अर्निंग एक्वेरियम सर्विस प्रोवाइडिंग के काम से कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है हमारे एक्वेरियम से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वेरियम एंड एक्वेरियम एसेसरी। देखिए, जब भी हम ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, ऑर्नामेंटल फिश। हमारा जो फोकस है वो हमेशा ऑर्नामेंटल फिश ही फोकस रहता है। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल ट्रेड देखें एक्वेरियम का पूरा, अगर हम ऑर्नामेंटल फिशरीज का हम ट्रेड देखें तो उसमें एक्वेरियम एसेसरीज 63% कंट्रीब्यूट करती है। एक्वेरियम एसेसरीज, एक्वेरियम फिश खाली 20% कंट्रीब्यूट करती है। अब एक्वेरियम एसेसरीज 63% करती है तो इससे कोई एक तरह तो ठीक है, कोई बात नहीं, रेवेन्यू तो आ रहा है, एक्वेरियम शॉपकीपर को रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन उससे सबसे बड़ा नुकसान आज की तारीख में हमें क्या हो रहा है कि हमारी जो एक्वेरियम एसेसरीज हैं जो हमारे ट्रेड को 63% कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उसमें से 95% आइटम आज की तारीख में वो चाइना से आ रहे हैं, जो हमारे देश में नहीं बनते हैं, और वो हमको चाइना से इंपोर्ट करने के बाद हमारे हॉबिस्ट को वो बेचे जाते हैं ट्रेडर्स के द्वारा। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो, हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं खाली 7.5 करोड़ रुपए की मछली, लेकिन इस एक्वेरियम एसेसरीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं आज की तारीख में 150 करोड़ रुपए का। तो इससे क्या, एक तरह से हमारा जो एक्वेरियम हॉबी की बढ़ने से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हम एक्चुअली लूज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और अभी जो कोविड-19 वाली जो सिचुएशन है, कोविड-19 वाली सिचुएशन में अब हो सकता है आने वाले समय में अब कुछ प्रतिबंध सरकार ने ऑलरेडी लगा दिए हैं चाइना से सामान लेने के ऊपर। धीरे धीरे ये प्रतिबंध और भी बढ़ सकते हैं। पूरा देश जो है चाइना की तरफ ऐसी नजरों से देख रहा है कि वो, हो सकता है कि चाइना से सामान लेना बहुत सारे देशों ने बंद कर दिया है। और ऐसे समय में भारत की तरफ सारे लोग एक बड़ी आशा भरी निगाह से पूरा विश्व जो है भारत की तरफ देख रहा है।
कि भारत एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है, और जहां पर कि हम ऑर्नामेंटल फिश एसेसरीज का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये भी एक जो मैं बिहार के फिशरीज डिपार्टमेंट से निवेदन करूंगा कि इसकी तरफ भी आप देखें कि अगर पॉसिबल हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर FI फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से अगर हम वहां पर एक्वेरियम एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग का, अगर कोई वहां पे इस तरह का इंडस्ट्रियल सेंटर हो जहां पर हम एक्वेरियम मैन्युफैक्चरिंग की बात अगर वहां पे कर सकें, तो ये बहुत बड़ा एक सेक्टर ऐसा होगा जिसमें हम एक मोनोपोली हमारी आगे आने वाले समय में हो सकती है। फिर हमारे यूथ के लिए एक अनादर जो दूसरा काम हो सकता है, गार्डन पॉन्ड्स आप सेट कर सकते हैं, और जो हमारे जो फिशरीज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा काम है। उनको उनका ये वो इसमें बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं। वो ज्यादा इसलिए सफल हो सकते हैं कि जो फिशरीज का स्टूडेंट है उसको पानी की क्वालिटी किस तरह से मेंटेन करना है, मछली को किस तरह से रखना है, ये उसको ज्यादा जानकारी होगी। तो हमारे यूथ जो है एक गार्डन पॉन्ड्स के बारे में भी सोच सकते हैं, लाइव फिश फीड ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोच सकते हैं। बहुत सारे लाइव फीड होते हैं, जो ऑर्नामेंटल फिश की जो सक्सेस होती है वो डिपेंड करती है लाइव फीड के ऊपर। तो आप एक लाइव फीड कल्चर का काम शुरू कर सकते हैं, अर्थवॉर्म कल्चर कर सकते हैं, ट्यूबीफॉक वॉर्म कल्चर कर सकते हैं, ब्लड वॉर्म कल्चर कर सकते हैं, छोटी छोटी यूनिट बनाकर। और इस तरह से जो लाइव फीड आप पैदा करेंगे, इसको फ्रीज कर इसको लाइव फॉर्म में भी आप भेज सकते हैं, और इसको ड्राई फ्रीज कर भी आप भेज सकते हैं। क्योंकि जो लाइव फीड की जरूरत है वो हमारे ऑर्नामेंटल फिश प्रोड्यूसर्स को भी पड़ती है, और हमारे जो हॉबिस्ट हैं उनको भी लाइव फीड की और ड्राई फ्रीज फीड की जरूरत पड़ती है। तो ये भी आप एक काम वहां पे कर सकते हैं। फिश फीड एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आप छोटी छोटी फिश फीड, ऑर्नामेंटल फिश फीड मैन्युफैक्चरिंग की बातें शुरुआत कर सकते हैं छोटी सी फैक्ट्री लगाकर। अगर आप नहीं शुरुआत कर सकते तो आप ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी एडिबल फिश की एस्टेब्लिश्ड बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, आप उनसे बात कर आप उनको अपना फॉर्मूला दें और उनसे फीड बनाकर आप पैक कर भी उसको बेच सकते हैं। कि आपको फीड मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो बहुत बड़ा लार्ज स्केल के ऊपर एडिबल फिश फीड बनाती हैं। आप उनसे बात करें, आप उनको अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मूला दें, आप उनसे फीड बनाएं और पैक कर आप उसको यहाँ पर लोकल मार्केट में बेच सकते हैं। आप बहुत सारे वाटर टेस्टिंग के लिए, फिश हेल्थ के लिए बहुत सारे केमिकल्स हैं, मेडिसिन हैं, उनको आप बना सकते हैं। और फिर आप एक ऑर्नामेंटल फिश एक्सपोर्ट के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे काम को अच्छी तरह से सीख जाएं तो आप एक बड़े स्केल की ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन यूनिट का भी निर्माण कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप जो है एक्सपोर्ट में काफी सक्सेस हो जाएं। और एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट अगर आपको करना है, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है। एक हमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एमपीडा से, और एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। और फिर देखिए, ये मैं बता तो रहा हूँ लेकिन इतना ये आसान नहीं है हमारे जो एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, इसके लिए बहुत अनुभव की जरूरत होती है। तो मेरा उसमें सब लोगों से ये होगा, एक तरफ जब आप इसमें अनुभव ले लें ऑर्नामेंटल फिश में, तब आप एक्सपोर्ट के लिए भी सोच सकते हैं। एक बड़ा और इंटरेस्टिंग काम आजकल बहुत सारा होता है, फिश पेडिक्योर स्पा। अगर आप किसी शहर में जाएंगे तो वहां पर आप मॉल्स जो वहां पे होते हैं, वहां पे वो फिश पेडिक्योर स्पा का आजकल बड़ा चलन है। थाईलैंड जैसे देश में तो ये बहुत ही पॉपुलर है। एक फिश होती है गैरा रूफा, एक होती है जिसको डॉक्टर फिश बोलते हैं। और गैरा रूफा जो है वो, उसकी हैबिट क्या होती है कि वो जो डेड सेल्स होती हैं उनको वो फीड करती हैं। तो गैरा रूफा तो टर्की से मंगाना पड़ता है, लेकिन हमारी एक फिश है गैरा डेक्टाइला, जो भारत में, जो हमारे वाइल्ड वाटर हैं वहां पर बहुत मिलती है गैरा डेक्टाइला। और वहां पर आप इस तरह का सेटअप बना सकते हैं जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और वहां पे जो है वहां के लोग उसमें जो आपके कस्टमर होंगे वहां पे वो कुछ देर पैर रख के बैठेंगे, और वहां पे 100 से 200 रुपए पर आवर इस काम के चार्ज किए जाते हैं। पब्लिक एक्वेरियम गैलरी एंड अवेयरनेस सेंटर, ये भी एक ऐसा काम है। हमारे जो यूथ हैं वो अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, और मेरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी निवेदन है कि एक ऐसा हमको इस क्षेत्र में बहुत बड़ा हमको काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखिए, हम ये कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर 10 से 20% लोग एक्वेरियम रखते हैं। वहां पे 10 से 20% लोग एक्वेरियम इसलिए रखते हैं कि वहां पर अगर आप जाएं तो हर शहर में, छोटे शहर में, बड़े शहर में, वहां पे पब्लिक एक्वेरियम गैलरी है। जब पब्लिक एक्वेरियम गैलरी में लोग जाते हैं, वहां पर देखते हैं, तो उनकी हॉबी जो बढ़ती है, उनकी इच्छा होती है एक्वेरियम रखने की।
तो और एक तरह से जो ये एक एजुकेशन का भी सेंटर का भी काम करता है, एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस का भी हमारे इस तरह की पब्लिक एक्वेरियम गैलरीज काम करती हैं। तो हम एक पब्लिक एक्वेरियम गैलरीज बनाने के लिए भी हम सोच सकते हैं। और ये तो आपको देखना पड़ेगा कि बिहार में ऐसे कौन कौन से जगह हैं जहाँ पर एक पब्लिक एक्वेरियम गैलरी बना सकते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि गया एक ऐसा सेंटर है, गया क्योंकि एक वेल नोन इंटरनेशनली टूरिज्म सेंटर है, तो गया सेंटर हो सकते हैं कि जहाँ पर बहुत अच्छा बड़ा पब्लिक एक्वेरियम गैलरी बात जो है सरकार या तो खुद अपने बनाए या पीपीपी मॉडल पे बनाए, जिस तरह से भी हो वो एक पब्लिक एक्वेरियम गैलरी की बात वहां पे सोच सकते हैं। देखिए, ऑर्नामेंटल फिशरीज जो है, ये मैं आपको खाली लास्ट में एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा और उसके बाद मैं अपनी बात को जो है विराम दूंगा। ये मैं अधिकतर जब भी जाता हूं सब जगह मैं इस तो है इनकी सक्सेस स्टोरी मैं सबसे शेयर करता हूं। ये संतोष है केरल के, ये एक ऑटो ड्राइवर थे किसी जमाने में, आज से 10-12 साल पहले। एक कोचीन के पास एक त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, गाँव में, वहां पे त्रिशूर में रहते हैं। और ये ऑटो ड्राइवर थे और इन्होंने धीरे धीरे ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग का जो है कल्चर का काम सीख लिया। और आज की तारीख में पूरे गांव में इन्होंने अपनी खुद की ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन यूनिट लगा रखी है। ये आप देखें किस तरह से उन्होंने कितनी बढ़िया ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन यूनिट लगा रखी है, और वो बहुत बड़े इनोवेटिव है। आपने ग्लास टैंक तो 3 टायर लेयर में अरेंज होता हुआ सुना होगा, उन्होंने सीमेंट टैंक मल्टी लेयर में बना रखे हैं। एक सीमेंट टैंक के ऊपर देखिए ये सीमेंट टैंक, और उसके ऊपर दूसरा सीमेंट टैंक, इस तरह से उन्होंने स्पेस को यूटिलाइज करते समय एक बना दिया है। मैंने उनका घर जाके देखा था और उनके घर में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर एक्वेरियम टैंक या सीमेंट टैंक नहीं हो। और वो इतने अच्छे ब्रीडर हैं, बहुत अच्छी वैरायटीज वहां पे वो फिश को ब्रीड करते हैं, और एक बड़े सक्सेसफुल ऑर्नामेंटल फिश फार्मर है वहां पे। और पीछे आप देखें उनकी गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन अभी भी वो गाड़ी का उपयोग नहीं करते हैं, वो अपने ऑटो का ही उपयोग करते हैं। और गाँव में बहुत सारे लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है। ये दूसरे हैं, ये बाबूराज हैं। बाबूराज भी एक आज की तारीख में त्रिशूर में बड़े नामी ऑर्नामेंटल फिश प्रोड्यूसर हैं। और ये किसी जमाने में वहां पर लेबर का काम करा करते थे, मजदूरी का काम करते थे, और किसी कारण से एक बार ये बीमार हो गए। और जब बीमार हो गए तो इनके इतनी शक्ति नहीं रही कि ये लेबर का काम करें। और जब इन्होंने सोचा कि अब मैं ये काम तो मेहनत का नहीं कर पाऊंगा लेबर वाला, तब इनके दिमाग में आया कि मैं एक ऑर्नामेंटल फिश का फार्म शुरू कर दूं। और इन्होंने बड़ा अच्छा वहां पे देखिए कितनी संख्या में इनके सीमेंट टैंक, ग्लास टैंक, इतनी बड़ी संख्या में इन्होंने वहां पे लगा रखे हैं। और बड़ी अच्छी बहुत सारी वैरायटीज, ये गप्पी, जैसे आप बहुत सारे लोग गप्पी से परिचित होंगे, गप्पी के बारे में आप समझते होंगे कि सबसे सस्ती मछली है, 10 रुपए की मिलती है, 20 रुपए की मिलती है। लेकिन अगर आप इनके पास जाएं तो इनके पास गप्पी मिलती है 1000 रुपए की। इस तरह की इन्होंने वहां पे गप्पी की वैरायटीज को उन्होंने वहां पे पैदा करते हैं कि 1000 रुपए की ये कीमत की गप्पी वहां पर ये पैदा कर कर सेल करते हैं। तो अगर इस तरह के लोग जब हमारे ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन का काम शुरू कर सकते हैं, तो हमारे यूथ जो है, और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास तो बिहार में बहुत पोटेंशियल है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब आने वाले समय में गवर्नमेंट की स्कीम्स इस काम को फंड करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, राज्य सरकार तैयार है। और दूसरा वहां पर आपके जो मैन पावर है, स्किल्ड, जो वहां पे सबसे बड़ी बात तो मैं डॉक्टर सैनी वहां पर चले गए हैं। मैं वाइस चांसलर साहब से है कि डॉक्टर सैनी वहां पर है, ऑर्नामेंटल फिशरीज का बहुत, ऑर्नामेंटल फिशरीज का वो फिशरीज के लिए डिवोटेड है। मैं तो कई बल्कि वाइस चांसलर महोदय से थोड़ा सा ये भी एक अपना दुख भी शेयर करना चाहूंगा कि आप हमारे राजस्थान का एक रतन जो है, जो हमारे राजस्थान का रतन अपने बिहार में ले गए हैं। तो ये थोड़ा सा तो बहुत सारा काम उनको राजस्थान में करना था। मैं समझूंगा कि शायद वो बिहार जाकर राजस्थान को डॉक्टर सैनी भूलेंगे नहीं। जिस तरह से वो पहले हमारे राज्य में योगदान दे रहे थे, अब वो बिहार राज्य के लिए भी काम करेंगे और राजस्थान राज्य के लिए भी काम करेंगे। तो ये जो है बातें हैं मैं जो आपसे कहना चाहता था, और मैं अभी अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। और मैं जो है सब जगह अपनी जो मेरी लास्ट स्लाइड होती है जब मैं अपने प्रेजेंटेशन का अंत करता हूँ, तो मैं इसी स्लाइड से करता हूँ। मैं इस मंच पर भी ये स्लाइड से शेयर अपना जो है वक्तव्य खत्म करूंगा कि जो भी ऑर्नामेंटल फिशरीज से रिलेटेड है, मैं उसको OFTRI की तरफ से PhD की डिग्री उनको मैं आज देता हूँ। लेकिन हमारी जो PhD है यहाँ पर, P का मतलब पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, H का मतलब हेल्थ एंड हैप्पीनेस, D का मतलब डेवलपमेंट एंड डेकोरेशन। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपने मुझे पेशेंसली सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।